स्टार्ट करते हैं। हर एक काम आसान है, हर एक काम आसान है, केवल आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए, केवल आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। केवल आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। इसका मतलब समझ पा रहे हैं? अच्छा, क्या मतलब है इसका? नहीं, काम वही करें जिसमें दिल लगे। ठीक है, दृढ़ निश्चय एक अलग बात है। जैसे सपोज करिए कि आपके पापा आपको डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं, लेकिन आपका मन ही नहीं लगता उसमें, तो नहीं। हाँ, ठीक है। चलिए, कुछ न्यूज़ हम आपको बताएंगे आज। मिस्र ने भारत के साथ राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ, एक ये न्यूज़ है, में एक उपलक्ष्य में एक डाक टिकट जारी किया है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड, गोबर से संपीड़ित, ये परियोजना के बारे में बताएंगे। भारत ने गरबा नृत्य को जो है वो यूनेस्को में दर्जा दिया गया है, उसके बारे में। 11वां राष्ट्रीय बीज कांग्रेस हुआ है, इसके बारे में। और अडानी ग्रुप ने NDTV खरीद लिया है, इसके बारे में। ठीक है, तो ये हमें न्यूज़ पढ़नी है। तो पहली न्यूज़ डाल दीजिए आप, हेडिंग बनाइए, मिस्र ने भारत के साथ राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट जारी किया है। अच्छा, कितने लोगों को ये नियम पता है कि जब कभी भी कोई देश स्वतंत्र होता है तो उसे जब तक देश मान्यता ना दें तब तक नहीं माना जाता है। अन्य देश द्वारा उसे वेरीफाई करना होता है या मान्यता देनी होती है, तब उसे माना जाता है कि ये देश स्वतंत्र हो गया। पहले तो यूनो देता है या ऑर्गेनाइजेशन से देती है, यानी सबको बैलेट करना होता है। जैसे बहुत से देश इस समय हैं, हांगकांग का नाम सुना होगा, ताइवान का नाम सुना होगा, ये खुद को देश कहते हैं, लेकिन बहुत से देश इसे मानते हैं और बहुत से देश इन्हें नहीं मानते हैं स्वतंत्र के रूप में। इसी तरीके से एक आपने हिस्टोरिकल घटना सुनी होगी कि हम लोग स्वतंत्र हुए थे, अब अस्थायी सरकार हमने अफ़गानिस्तान से बनाई थी इतिहास में। महेंद्र प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री, बरकतुल्लाह राष्ट्रपति, इस तरीके से सुना है। तब जर्मनी और रूस ने ही हमें केवल मान्यता दे रखी थी। तो इसी तरीके से जब हम स्वतंत्र हुए हैं तो उस दौरान 18 अगस्त के दिन 1947 में इन्होंने हमारे साथ एज अ फ्री कंट्री रिलेशन, राजनयिक संबंध स्थापित किए। तो उसी हिसाब से अगर हम देखें 1947 में इनके साथ हमारे राजनयिक संबंध स्टार्ट हुए थे, जिससे अगर हम देखें 18 से 18 अगस्त करके इनके 75 साल कंप्लीट हुए। तो 75 साल कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में इन्होंने एक डाक टिकट जारी किया। तो कुछ पॉइंट लिखते जाइए। 18 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता को मान्यता दी। 18 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता को मान्यता दी।
और राजनयिक संबंध प्रारंभ हुए। और राजनयिक संबंध प्रारंभ हुए। व्यापार कभी कभी पूछ लेते हैं तो लिख लीजिए, इस समय 3.15 बिलियन डॉलर का ट्रेड हम करते हैं, इसके साथ बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है। अड़तीस हजार लोगों को नौकरी दे रखी है मिस्र ने हमारे यहाँ की, और कम से कम 50 कंपनियां भारत की वहाँ काम करती हैं। ये सब डेटा केवल सुन लीजिए, काम का नहीं है। एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है इसमें, लिखिए 1960। जी गुड इवनिंग। अच्छा, आप बाद में पूछ लेना जी, अभी बाद में आप पूछ लीजिएगा। जी जी पूछिए। नहीं, हाँ करने की बात है, काफ़ी दिन से है यूपी में ये। एक्चुअली हम पूरा ही आपको बता दें, एक अमेंडमेंट हुआ था 102वां संविधान संशोधन। इसमें एक सुन लीजिए पूरी बात, अभी कंप्लीट नहीं हुई। केंद्र सरकार को ये पावर दी गई थी कि किस लिस्ट में कौन सी जाति रहेगी, जैसे कौन सी यूआर में रहेंगी, ठीक है, और कौन सी अगर हम देखें तो उसने बताया कि वो उसमें ओबीसी में जाएंगी, कौन सी जाति इसमें आ जाएं एससी में, और कौन सी एसटी में। उसके बाद 105 अमेंडमेंट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये पावर आपके अधीन आती नहीं है, ये तो सब्जेक्ट स्टेट गवर्नमेंट का है, तो 105वां संविधान संशोधन किया गया, उसमें ये पावर कम्प्लीटली इसने फिर रिटर्न कर दी स्टेट को। या उसे आपने सुना होगा कि 127वें विधेयक के तहत ऐसा किया गया। जब ऐसा हुआ तब उसके बाद से ही यूपी में या कई जगह पर कास्टों का वो किया जा रहा है, जैसे श्रेणी डिवाइड की जा रही हैं, और उसमें कई ऐसी कास्ट हैं, जैसे मैंने अभी तक जहाँ तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, मैं नंबर ऑफ़ कास्ट तो नहीं पता, ओबीसी की कुछ कास्ट और जनरल की कुछ कास्ट एससी में शिफ्ट होने वाली हैं, कुछ एससी की कास्ट आने वाली हैं जनरल में या ओबीसी में शिफ्ट होने वाली हैं, और ओबीसी की जो कुछ 11 कास्ट का बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चला था क्योंकि उसका पॉलिटिकल डिस्प्यूट हो गया था, तो उसके चक्कर में वो आने वाली हैं जनरल में, ठीक है। तो इस तरह, जैसे मुझे 2 कास्ट याद हैं, कुर्मी और एक यादव को जनरल में शिफ्ट करने के पक्ष में समिति की पूर्ण सहमति थी, इस पर कोई विवाद भी नहीं था। लेकिन एक कास्ट है जिन्हें कुम्हार कहते हैं, बाकी पता नहीं टेक्निकल क्या टर्म है, उनको लेकर विवाद है, क्योंकि उनके बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास आज भी वो कुम्हार जो हैं वो ओबीसी में हैं और इन्हें एससी में शिफ्ट करने की बात की गई है। इसी तरीके से कुछ कास्ट एससी की हैं, वो डिस्प्यूटेड हैं कि उन्हें ओबीसी या जनरल में रखा जा रहा है। तो कारण उसके पीछे क्या है, डिस्प्यूट इस बात का है क्योंकि जो हमारे यहाँ कास्ट या ये जो श्रेणियाँ बनी हैं, इसमें 2 चीज़ें मेंशन की जाती हैं, एक शैक्षिक और एक सामाजिक। तो जो लोग क्वेश्चनेबल हैं वो कह रहे हैं कि क्या सामाजिक दर्जा इतना इन कास्ट का उठ गया है जो इन्हें जनरल में रख देंगे तो जनरल के इक्विवेलेंट इनके साथ ट्रीट करने लगेगी सोसाइटी। क्या सोसाइटी का इतना अपलिफ्टमेंट है? जैसे मैंने आज ही रिजर्वेशन में बताया था कि एक 10,000 रुपये ही अगर कोई ब्राह्मण कमा रहा है, 50,000 भी एससी का बच्चा कमा रहा है, तब भी उसे सोशल एग्जिस्टेंस इक्विवेलेंट नहीं मिलता है। सोशल एग्जिस्टेंस ये 5,000 भी कमा रहा हो तब भी इसका ज़्यादा है, हाई है सोसाइटी में। जैसे गांव वगैरह में जाइए तो वो पता चले उसके साथ ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करते हैं, और एससी का बच्चा है तो उसके साथ ठीक से ट्रीट नहीं करते। तो बहुत से क्वेश्चन हैं, कहते हैं कि जब श्रेणी डिवाइड की गई थी एससी ओबीसी एसटी, ये शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से की गई थी। क्या भारत सच में वहाँ पहुँच गया है जो आप इस तरीके का वो कर रहे हैं? यहाँ पर केवल इकोनॉमिक पहलुओं को कंसिडर किया गया है। इकोनॉमिक पहलुओं को कंसिडर किया गया तो कुछ क्वेश्चन इस तरीके के उठ रहे हैं कि EWS वाली श्रेणी में लेकर आओ। तो बहुत सा डिस्प्यूट चल रहा है, तो कास्ट को लेकर डिस्प्यूट है कि कौन किस में रखा जाए, और ये अभी काफ़ी लंबा चलेगा, इतनी जल्दी इम्प्लीमेंट होना पॉसिबल नहीं होता है, कभी भी रिजर्वेशन हो चाहे कुछ भी हो। तो ये चीज़ें हैं, कारण है उसके पीछे हम आपको बताएं
कभी भी युवार में छेड़छाड़ होगी तो सबसे जागरूक वर्ग यही है, तो ये आंदोलन करेगा ही करेगा, ठीक है। और इसमें बिना छेड़छाड़ के आपको पता है कि कोई चीज़ हो नहीं पाएगी जो ये लोग करना चाहते हैं चेंज। और पॉलिटिकल जितने भी नेता या जो लेजिस्लेटिव में होते हैं या पार्लियामेंट में होते हैं वो अपना वोट बैंक भी देखते हैं, और उस वोट बैंक के चक्कर में ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। डिस्प्यूट चल रहा है, काफ़ी आते हैं एडिटोरियल वगैरह इस पर, लेकिन अभी कुछ भी फाइनल नहीं है। और उस पर कमेटी गठित है और वो रिसर्च कर रही है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक, क्या लिख रखा है आप लोगों ने? क्या 80? अच्छा 80,000 नहीं 38,000 बोला था मैंने, ठीक है। फिर मैंने शायद उसमें 1960 में हमारे रक्षा समझौता या सैनिक संबंध हुआ, ऐसा कुछ पॉइंट बोला क्या मैंने? अच्छा लिखिए, 1960 के दशक में भारत और मिस्र के बीच रक्षा सहयोग काफ़ी अधिक बढ़ा। 1960 के दशक में भारत और मिस्र के बीच रक्षा सहयोग काफ़ी अधिक बढ़ा। एक जेट है हेलन 300 फाइटर का निर्माण किया है, लेकिन भारत और मिस्र ने संयुक्त रूप से हेलन 300 जेट फाइटर का निर्माण किया है। हेलन 300 जेट फाइटर का निर्माण किया है। अभी हेडिंग बना लीजिए, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार ऐसे केवल लिख लो, और फिर हम जो जो पॉइंट लिखाएं उन्हें सबको फैक्चुअल आपको लिखना है, क्योंकि वो सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला लिखेंगे 23 भाषाओं में युवा पुरस्कार और 22 भाषाओं में बाल साहित्य पुरस्कार दिए गए। 23 भाषाओं में युवा पुरस्कार और 22 भाषाओं में बाल साहित्य पुरस्कार दिए गए। बाल साहित्य पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार दिए गए। इन्हें क्या दिया जाएगा? जितने चयनित हुए हैं उन लोगों को 50,000 रुपये प्लस एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। प्रशस्ति पत्र, अब लिखते जाइए। युवा पुरस्कार 2022 के लिए हिंदी भाषा का पुरस्कार, हिंदी भाषा का पुरस्कार, युवा पुरस्कार 2022 के लिए हिंदी भाषा का पुरस्कार, हिंदी भाषा का पुरस्कार भगवंत अनमोल को दिया है। भगवंत अनमोल, भगवंत अनमोल को दिया है। ये कानपुर निवासी हैं। इनकी पुस्तक है प्रमेय, पुस्तक है प्रमेय। और इस पुस्तक का जो प्रकाशन किया था वो राजपाल एंड सन्स ने किया था। राजपाल एंड सन्स। एक इनकी पुस्तक और सम्मानित की गई थी, उसका नाम भी लिख लेना, जिंदगी 50-50। इन्हीं की है, भगवंत अनमोल की पुस्तक जिंदगी 50-50।
जिंदगी 50-50। इसे मिला था बालकृष्ण शर्मा नवीन पुरस्कार। बालकृष्ण शर्मा नवीन पुरस्कार, नवीन पुरस्कार। अब अंग्रेजी भाषा हेडिंग बना लीजिए, अंग्रेजी भाषा में, पहले हिंदी लिखा है, अब अंग्रेजी में। अंग्रेजी में मिला है मिहिर वत्स को, मिहिर वत्स। इनकी पुस्तक है टेल्स ऑफ हजारीबाग, ऑफ हजारीबाग। ये यात्रा वृत्तांत है, छोटा नागपुर से रिलेटेड है, ठीक है। टेल्स ऑफ हजारीबाग, मिहिर वत्स ये लिखा हुआ है, मिहिर वत्स, मिहिर वत्स। इसका विषय लिख लीजिए, इसमें है एन इंटीमेट एक्सप्लोरेशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो, एन इंटीमेट एक्सप्लोरेशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो। छोटा नागपुर प्लेटो। संस्कृत भाषा लिख लें, संस्कृत भाषा में संस्कृत भाषा में जो लेखक हैं उनका नाम है श्रुति, श्रुति कनिटकर। इनकी पुस्तक है श्रीमती चरित्रम, श्रीमती चरित्रम। उर्दू भाषा में लिखेंगे मकसूद अफाक को दिया गया है, मकसूद आफाक। इनकी पुस्तक है गिरिहा या गिरिया याह। राजस्थानी भाषा में आशीष पुरोहित को दिया गया, आशीष पुरोहित। पुस्तक का नाम है एनाड़। एनाड़ लिखा है, एनाड़ ये लिखा है। अब हेडिंग बना लीजिए बाल साहित्य पुरस्कार। अंग्रेजी भाषा में दिया गया है अरसिया सत्तार को, अंग्रेजी भाषा में है अरसिया सत्तार। अरसिया सत्तार को। इनकी पुस्तक है महाभारत फॉर चिल्ड्रन,
महाभारत फॉर चिल्ड्रन। हिंदी में दिया गया है क्षमा शर्मा को। क्षमा शर्मा, चुनिंदा बाल कहानियाँ। चुनिंदा बाल कहानियाँ। तो कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनमें बहुत चीज़ें होती हैं जी। क्षमा शर्मा लिखा हुआ है। अब एक न्यूज लिखिए, संपीड़ित संपीड़ित बायोगैस परियोजना। संपीड़ित बायोगैस परियोजना। ये पूछी जाए कि किसने स्टार्ट की है, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड। निगम लिमिटेड। कहाँ पर, तो राजस्थान के जालोर पे। राजस्थान के जालोर। ये हर दिन 100 टन गोबर का प्रयोग करेगा। ऐसी कभी कभी क्वेश्चन ऐसी मात्रा के पूछ लेते हैं, तो 100 टन गोबर का प्रयोग करेगा। फिर हेडिंग बना लो, गरबा नृत्य। गरबा नृत्य लिखिए, भारत ने गरबा नृत्य को यूनेस्को की सांस्कृतिक सूची में नामित करने या सांस्कृतिक सूची में शामिल करने के लिए नामित किया है। यूनेस्को की सांस्कृतिक सूची में शामिल करने के लिए नामित किया है। इस समय यूनेस्को के निदेशक का नाम याद कर लीजिए, जो आती जाए संस्था उनके। एरिक फॉल्ट नाम है इनका। एरिक फॉल्ट। निदेशक हैं, डायरेक्टर। निदेशक या डायरेक्टर एरिक फॉल्ट। लिखिए, पिछले वर्ष दुर्गा पूजा को शामिल किया गया था, याद रखना, ठीक है। नहीं, मतलब जो शामिल, जैसे 110 हमारे यहाँ से शामिल कर चुके हैं, इसमें सांस्कृतिक में नामित किए जा चुके हैं, सॉरी। और उसमें जितने भी शामिल कर लिए जाएं, जैसे उसमें लिख लीजिए गरबा कहाँ का है, तो गुजरात का है। यूनेस्को सबको नहीं, यूनेस्को जिसे शामिल कर लेता है उसकी बहुत देख रेख करता है, उसके डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्च करता है। एक लिख लेना गुजरात का है, दूसरा लिखिए गरबा नृत्य के लिए कम से कम 2 सदस्यों का होना अनिवार्य है।
गरबा नृत्य में कम से कम 2 सदस्यों का होना अनिवार्य है। और अगर आपने देखा हो तो इसमें डांडिया का प्रयोग करते हैं। इसमें मुझे लगता है केवल इतना ही पूछा जाएगा। अगली न्यूज़ है 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 कहाँ आयोजित हुई? 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई? तो ग्वालियर में हुई है। कृषि मंत्री कौन है इस समय? नरेंद्र तोमर। हाँ, केंद्रीय मंत्री। केंद्रीय ही लिखाएंगे, राज्य वाले हम कभी नहीं लिखाएंगे, ठीक है, याद रखना, क्योंकि राज्य वाले कभी नाम नहीं, केंद्रीय आपको याद होना चाहिए। हालांकि मंत्री इस समय पूछे ही नहीं जाते, क्योंकि मंत्री जिस विभाग का जो है वो अपना काम ही नहीं करता। एक एनडीटीवी का नाम सुना ही होगा आपने, ठीक है। एनडीटीवी का 29.18% अडानी ग्रुप ने खरीद लिया है। तो आप लिख लेना, एनडीटीवी का 29.18% अडानी ग्रुप ने खरीद लिया। एक की न्यूज़ पर थोड़ा बहुत भरोसा किया जा सकता था, तो वो भी जा रहा। इसकी इच्छा है, ये कह रहा है थोड़े दिन में हम इतना खरीद लेंगे। तो इसका मतलब जिस दिन इतना खरीद लेगा इस दिन कंप्लीट डिसीजन मेकिंग इसकी चलेगी। अभी तो हैं, और वो तो पहले से कहते थे। जब आपको बता 2018 में एक इंटरव्यू मैंने उनका सुना था, मुझे याद है, उनसे कह रहे थे कि सपोज करो आप इतना ऐसा करते हैं कि एनडीटीवी पर दबाव बने, अगर एनडीटीवी आपको निकाल दे तो वो अपने इंटरव्यू में एक सेंटेंस बोले थे कि मुझे न्यूज़ ही तो पढ़ना है, मैं कार में बैठ के पढ़ दूँगा, पार्क में पढ़ दूँगा। तो पत्रकार के लिए कोई ज़रूरी थोड़ी ना वो है, और सुनने वाले तो सुन ही लेंगे और नहीं सुनने वाले तो वैसे ना सुनेंगे। तो उनकी बात ही अलग है। तो पत्रकार नहीं, अभी तो इतने शेयर्स है, वो भी आपको पता है ये इनडायरेक्टली, जैसे बहुत से लोगों के शेयर्स थे वहाँ से परचेज किए गए हैं। एनडीटीवी जो रियल है वो अपना शेयर्स इन्हें नहीं देना चाहती, तो वो एक तरीके की ज़बरदस्ती खरीदे। अच्छा, हमारा क्वेश्चन एक है, आप एक बताइए, कभी भी जो सत्ताधारी पार्टियाँ होती हैं ये इन लोगों का क्यों विरोध नहीं करती? जैसे इस समय मान लीजिए अडानी ग्रुप है, अंबानी ग्रुप है, प्रधानमंत्री या जो ये लोग हैं, ये लोग कभी भी इन लोगों के हमेशा हित में ही नीतियां बनाते हैं। देख, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, मैं आपको बताऊँ, आप जो भी बता रहे इधर सुनो। एक्चुअली क्या है, जैसे एक दिन प्राइस देखी थी मैंने, या ऐसे सामने पड़ गई थी, न्यूज़ में थी, 8,000 करोड़ रुपए का केवल घर बना हुआ है अंबानी का, समझ रहे हो? अब इसमें इसके पास संपत्ति की बिलियंस में, अगर सपोज करिए हम इसका अपोज करें तो ये कहे, कल को कहने लगे कि हम तो जा रहे यूएसए में बसेंगे, या कहते हम तो जा रहे फ्रांस में बसेंगे, ब्रिटेन में बसेंगे, तो हमारे यहाँ की और हालात जो होंगे वो दयनीय हो जाएंगे। धीरे धीरे अपनी जो कंपनी वगैरह हैं उन्हें वो सेल करने लगे और दूसरी जगह इन्वेस्ट करने लगे। तो बिजनेसमैन के साथ इन्हें कोरिलेट करना ही पड़ता है। लेकिन दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ थोड़ा वेलफेयर पर भी गवर्नमेंट्स को ज़्यादा सोचना चाहिए। अगर साथ चाह दे सरकारें तो सरकार रेगुलेट कर सकती है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं बहुत सी। आप देखिए ना, लोगों को खुद राजनेताओं को गिफ्ट दिया करते हैं। और देखिए दूसरा मुझे एक और पॉइंट समझ आता है, वो सरकार भी गिरा सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई राजनेता वेलफेयर करने तो जाता नहीं है।
उन्हें अगर पैसे मिलने लगे, जैसे सपोज करिए ये क्या करे, अभी कह दे हर विधायक को 5-5 करोड़ रुपए देने लगे, कौन सा विधायक 5 करोड़ रुपए या मान लीजिए कि थोड़ा और दे दे 50-50 करोड़ दे दे, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये 2-2 हज़ार करोड़ रुपए तो गिफ्ट दे देते हैं लोगों को। तो अगर ये देने लगे तो इतने में तो विधायक खरीद जाएंगे सब, जिसकी चाहे उसकी सरकार बना देंगे, जिसकी चाहे गिरा दें। सांसद की कीमत मान लो 100 करोड़, अगर इनकी 50 करोड़ है बस, तो जिस पार्टी के पक्ष में चाहे उस पार्टी के पक्ष में सांसदों को खड़ा कर देंगे। तो इसकी वजह से बिजनेसमैन से हमेशा आप देखोगे ये लोग बहुत एग्रीमेंट करके चल रहे होंगे। तो मेन खेल पैसे का है। सरकार इनकी जो टिकती हैं वो बिजनेसमैनों की रहनुमाई पर टिकती, इसीलिए वो अपने हित में पॉलिसीज बनवा लेते हैं। आ गए आप, आज की न्यूज़ में इतने हैं। कुछ पुरानी न्यूज़ आपको रिवाइज कराते हैं। एक लिख लीजिए, पुरानी है न्यूज़। नए संसद भवन पर लगे अशोक स्तंभ का अनावरण। नए संसद भवन पर लगे अशोक स्तंभ का अनावरण 11 जुलाई 2022 को ये इम्प्लीमेंट किया गया था वहाँ पर, ठीक है, मतलब स्थापित किया गया। थोड़ी कुछ पॉइंट लिख लेना अशोक स्तंभ की। 6 क्योंकि विवादित भी बहुत रहा था कि बहुत खूंखार टाइप का दिखा दिया, रियल में ऐसा नहीं था। 6.5 मीटर ऊंचा है और 9500 किलोग्राम का है और कांसे का बनाया है। ये 3 बातें लिख लेना। ऊंचाई 6.5 मीटर है, 9500 किलोग्राम का है, हाँ अनावरण मतलब उसका उद्घाटन। जैसे पर्दे में रखते, पर्दा हटा दें तो कहते हैं अनावरण कह दिया, पर्दे से ढक दें तो कहते वरण कर दिया। पता ही होगा कि एक संसद में प्रोग्राम चला रही है गवर्नमेंट जिसका नाम है सेंट्रल विस्टा। पता है कि नहीं? संसद के निर्माण से पूछा यही जा सकता है, पॉइंट लिख दो वहीं पर। सेंट्रल विस्टा किससे संबंधित है? तो लिखिए संसद के निर्माण से संबंधित है। इस पर 1250 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च हो चुका है और अक्टूबर 2022 तक पूरा बनकर तैयार हो जाएगा, ऐसा सरकारों का कहना है। आपके काम की नहीं है चीज़ें, ये बस न्यूज़ में आती रहती, ठीक। पुरानी न्यूज़ हम लोग कुछ और रिवाइज करते हैं, बाकी नए में अब नहीं बचा है। नए में आज यही 5-6 न्यूज़ इम्पोर्टेंट थी। देखिए नितिन गडकरी ही एक नेता इस समय हैं जिन्हें थोड़ा एनडीए में पसंद किया जा सकता है, और कुछ राज्यपाल हैं, ठीक है, उन्हें। बाकी तो किसका है क्या बोलेगा कुछ पता ही नहीं है। लेकिन रूल हमारे यहाँ गलत थोड़ा सा एक रहता है कि कोई भी पार्टी में जैसे में अच्छा, ये मैंने उसका तो नहीं सुना, लेकिन एक वो कन्हैया कुमार जो युवा नेता है उसने ज़रूर राजीव गांधी की जब जयंती थी तब ये बोला था, एक स्पीच ये दे रखा था। उसने कहा था कि विपक्ष का काम बीजेपी बहुत अच्छा करती है, कि जैसे अब सही बात है 381 रुपये का ही सिलेंडर हुआ था तो स्मृति ईरानी रोड पर थी, आज 1100 का हो गया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 65 रुपये में पेट्रोल हुआ था तब ये रोड पर थी, आज 100 प्लस भी चला जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत सी मुद्दे हैं, तो उन्होंने कहा था ये विपक्ष का ही काम ठीक करवाती है, तो इस तरीके का। बाकी इनका हमें कुछ हुआ भी हो तो हमें नहीं पता है। एक्चुअली हमने थोड़ा सा छोड़ दिया, हम पहले बहुत देखते थे, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते थे।
कुछ लोग इसमें हैं ओल्ड पहले जो मुझसे पढ़े हैं, तो हम कभी कभी इससे इरिटेशन हो जाता था, क्योंकि न्यूज़ देखने से थोड़ा होता है। एक कोटेशन लिखिए आप, हम लोग पेपर की न्यूज़ ही इसलिए अब कवर कराते हैं, हम इम्पोर्टेंट न्यूज़ पर बात करते हैं। एक और कोटेशन लिख लो, हार्ड वर्क सिर्फ आपके हौसलों को ही नहीं बल्कि आपके इरादों को भी मजबूत करता है। हार्ड वर्क सिर्फ आपके हौसलों को ही नहीं बल्कि आपके इरादों को भी मजबूत करता है। पहली न्यूज़ है, लिखिए भांग की खेती को वैध बनाने वाला थाईलैंड बना पहला एशियाई देश। भांग की खेती को वैध बनाने वाला थाईलैंड बना एशिया का पहला देश। तो इसमें इतना ही पूछा जाएगा कि भांग की खेती को वैध बनाने के लिए कौन सा देश बना है, ठीक, तो एशिया बना। एक है जीएसटी संग्रहालय, ऐसे लिखिए राष्ट्रीय सीमा शुल्क, राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय, जीएसटी संग्रहालय ये निर्मला सीतारमण ने गोवा में स्थापित किया है, उसका उद्घाटन किया है। तो लिखिए निर्मला सीतारमण ने गोवा के पणजी में इसका उद्घाटन किया है। पणजी फिर एक हेडिंग बना लो, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। पता होगा इसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 अस्थायी होते हैं। तो अस्थायी सदस्य समय समय पर चुने जाते हैं, तो उनका नाम आपको लिखना है, ठीक है। तो पहले लिख लीजिए एक पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड इन्हें चुना गया है 2023 से 24 के लिए, ठीक है। और आपको शायद पता हो 1 जनवरी से 2022 से किसका कार्यकाल चल रहा है, लिख लीजिए, इसमें भारत भी है। 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2023 तक, 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2023 तक भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे, इन 5 की जगह, मतलब कंट्री की जगह ये लोग लेंगे। जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड, इक्वाडोर। नहीं, ऐसा होता है, कुल 15 सदस्य होते हैं, ठीक है। और 5 परमानेंट सदस्य ऑलरेडी हैं, वो सदस्य हैं जिनके पास उस समय एटॉमिक
या ऊर्जा थी, जैसे सिक्योरिटी के लिए हम बात करें, यूएसए है इसमें, चाइना को, इस पर भी नेहरू पर एक क्वेश्चन भी, विवाद भी ऐतिहासिक चला करता है, जो कि अगर पढ़ोगे तो ठीक से आपको थोड़ा सा फेक लगेगा, लेकिन उसे गलत तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है। यूएसए है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और जर्मनी, ये परमानेंट मेंबर है हम बात करते हैं। इसी तरीके से 10 होते हैं अस्थायी मेंबर होते हैं, उनका चुनाव कराया जाता रहता है। हमने ये बताया है 1 जनवरी 2022 से किसका कार्यकाल चल रहा है, तो उसमें आपको भारत बताया है, नॉर्वे बताया है, स्विट्जरलैंड बताया है, ठीक है। इस तरीके वाले ये 1 जनवरी से, इनका 1 जनवरी 2023 तक कार्यकाल चलने वाला है, ये इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो नए सदस्य कार्यकाल के रूप में चुन लिए गए हैं कि अगले 23 से, मतलब 1 जनवरी 2023 से 24 तक कौन काम करेगा, तो उसमें मैंने 5 देश लिखा है, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड, इस तरीके के, ठीक है। देखिए, मोजाम्बिक पहली बार सुरक्षा परिषद का सदस्य बनेगा, मोजाम्बिक पहली बार सुरक्षा परिषद का सदस्य बनेगा। अच्छा, एक जर्मन नहीं, यहाँ रूस है, मैंने गलत बता दी। 5 स्थायी सदस्यों के नाम लिख लीजिए। 5 स्थायी सदस्य में चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका। एफडीआई हेडिंग बना लीजिए, एफडीआई, ये भी पुरानी न्यूज़ है, मैं रिवाइज करा रहा हूँ। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मुताबिक वर्ष 2021-22, एफडीआई समझते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो विदेशी निवेश आता है भारत में, उसी को एफडीआई कहते हैं, के मुताबिक 2021-22 में 83.57 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष निवेश हुआ है भारत में। 83.57 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष निवेश हुआ है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो अब तक का किसी भी वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक है, जो अब तक का किसी भी वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक है। स्टेट में पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा एफडीआई कर्नाटक को मिला है, उसके बाद महाराष्ट्र और फिर दिल्ली। सबसे पहला कर्नाटक, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा दिल्ली। प्रमुख निवेशक जो है एफडीआई में वो सिंगापुर है, ये भी लिख देना। प्रमुख निवेशक देश सिंगापुर है, मतलब सबसे ज़्यादा निवेश सिंगापुर से आया है हमारे पास। दूसरे नंबर पर यूएसए से आया है, अमेरिका से। फिर मॉरिशस से आया है तीसरे नंबर पर, मॉरिशस। फिर वो पूछते हैं कि किन क्षेत्रों में निवेश आया है सबसे ज़्यादा, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा एफडीआई आई है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। इसके बाद है सर्विस सेक्टर और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, दूसरा नंबर लिख लेना, सर्विस सेक्टर और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री।
अच्छा बताइए आप लोग, 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताइए। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, लिख लो। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी डे है। जैव विविधता, इसकी थीम लिख लो। थीम दिवस के अक्सर पूछ लेते हैं। बिल्डिंग या आ शेयर्ड फ्यूचर, शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। कब से ये दिवस मनाया जा रहा है? तो 1993 से मनाया जा रहा है, 1993 से। अगली न्यूज लिखिए। हाल ही में किसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, हाल ही में किसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत 2 साल के लिए लोकपाल नियुक्त किया गया है? योजना के तहत 2 साल के लिए लोकपाल नियुक्त किया गया है। मनरेगा है ये। मनरेगा का लोकपाल बोला जाए तो NJ ओझा को, NJ ओझा। मनरेगा के बारे में लिखिए। मनरेगा के लिए एक्ट आया था 2005 में। अब तब इसे नरेगा हम कहते थे और 2010 में इसका नाम बदलकर हमने मनरेगा किया, ये भी लिख देना। 100 दिन का रोजगार इसमें सुनिश्चित किया जाता है और गारंटी होती है अकुशल श्रमिकों के लिए। सौ दिन का रोजगार की गारंटी होती है इसमें। अगर आप रोजगार के लिए दावा करते हैं तो 15 दिन के अंदर आपको रोजगार दिया जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलता है। कई ऐसे रूल होते हैं, मनरेगा पढ़ाएंगे तो अभी करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा जानिए बस। एक लिखिए थारू जनजाति संग्रहालय। थारू जनजाति संग्रहालय यूपी में ये बनाया गया है, बलरामपुर जिले में। ये राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय है। राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय है। थारू जनजाति लिख लेना। गोरखपुर के तराई भाग में मुख्यतः निवास करती है। इसका एक पर्व बहुत फेमस है, बजहर। ये पेपर में पूछा जा चुका है, बजहर।
तो लिखिए भातखंडे संगीत महाविद्यालय, बजहर है, बजहर। लिख लीजिए भातखंडे संगीत महाविद्यालय। आगे लिखिए इसे सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया है, इसे सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया है। फिर एक न्यूज लिखिए फोर्ब्स पत्रिका द्वारा दुनिया की, जी, भातखंडे संगीत महाविद्यालय, अच्छा लोकेशन सर्च कर लेना, मुझे क्लियर नहीं है। लखनऊ में तो भातखंडे का एक अकादमी तो है, लेकिन महाविद्यालय एक बार सर्च कर लीजिएगा, नहीं तो फिर हम बताएंगे। लिखिए फोर्ब्स पत्रिका द्वारा दुनिया की शीर्ष 2000 सार्वजनिक कंपनियों की वार्षिक रैंकिंग जारी हुई है। शीर्ष 2000 सार्वजनिक कंपनियों की वार्षिक रैंकिंग जारी की गई। जो भारतीय कंपनियां शीर्ष पर रही हैं उनका नाम लिखिए। पहले नंबर पर रही है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। फिर एसबीआई रही है सेकंड नंबर पर। थर्ड पर है एचडीएफसी, आईसीआईसीआई फोर्थ पर है। और फिफ्थ एक और लिख लीजिए, 5 याद कर लेना, तेल और प्राकृतिक गैस कारपोरेशन, तेल और प्राकृतिक गैस कारपोरेशन। दुनिया की टॉप लिखिएगा, दुनिया की कौन सी टॉप में रही है। पहली है वर्कशायर हैथवे, अमेरिका की है ये, यूएसए की है। फिर आईसीबीसी, ये चाइना की है, दूसरे नंबर पर। आरामको सऊदी अरब की है, तीसरे नंबर पर है। अच्छा पिछले साल ये वाली पहले नंबर पर थी, ठीक है, ये याद रखना है कि पिछले साल आईसीबीएसई भी पहले नंबर पर थी। मुझे लगता पर्याप्त हो गया है आज के लिए, क्योंकि 3 दिन का हम लोगों ने अप्रोक्स कवर किया है, 2 दिन का रिवीजन किया है, और क्योंकि रिवीजन क्या वो पढ़ा ही नहीं है तो पीछे का बैकअप तो लेना ही। हाँ कराएंगे क्वेश्चन, सैटरडे वाले दिन ही हम क्वेश्चन ही जितना पढ़ाया पॉलिटिक्स सब देने वाले हैं। कल सैटरडे है तो कल आपको सब मिल जाएंगे। सिटीजनशिप कवर कराया, फंडामेंटल राइट, यहाँ तक क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, और सॉल्व भी कराएंगे हम आपको। बाकी आप लोग लूसेंट ले लीजिए ऑब्जेक्टिव। लूसेंट ऑब्जेक्टिव में अगर आप देखेंगे तो आपको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इसमें बेसिक काफ़ी हद तक आपका प्रिपेयर हो जाएगा। बेसिक क्या, उसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, वो भी आपके बहुत हद तक कवर हो जाएंगे। देखिए और कोई डाउट किसी को?
किलोग्राम वजन है इसका। आप वो नेताओं के बढ़िया जगह, जैसे एक्चुअली क्या है कि हमारे यहाँ टारगेट तो हम नैतिक ही बताते हैं। चलिए, अच्छा, नैतिक टारगेट ये है क्योंकि 2026 में हमारे यहाँ सीटें बढ़ेंगी। एक्चुअली क्या है, आपने शायद पढ़ा हो कि हमारे यहाँ एग्रीमेंट है कि 2026 में सीटें बढ़नी हैं। पहले बढ़नी तो 2001 में ही थी और वो संशोधन कर करके बढ़ाते रहें। अब जब सीटें बढ़ेंगी तो ये जो संसद है वो पर्याप्त नहीं है उसमें। फिर दूसरा, कई इसके अलग अलग हाउस बने हैं, तो उसमें ठीक से एक ही जगह पे सब काम नहीं हो पाता है ऑफिसेस वगैरह में, तो फाइल ले जाने में या इधर उधर सर्व होने में दिक्कतें होती हैं। तो वो सब एक ही जगह पर वो पार्लियामेंट्री एक्टिविटी हो सके या काम हो सके। फिर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है इसे, और इसकी पार्लियामेंट या हाउस अच्छा होना चाहिए। पुराना उस समय हम लोगों के पास उतना पैसा था नहीं कि हम लोग उस स्तर का डेवलप करते। तो ये सब इसके नैतिक कारण हैं। बाकी फिर राजनीतिक कमेंट करना है तो उसके अलग हो सकते हैं। जी राजनीतिक कारण बाद में बताएंगे, अभी ना सुनिए, ठीक है? ये रिकॉर्ड हो रहा है उसमें ठीक नहीं है। अच्छा, फिर से उसमें कुछ बताना ही नहीं। हमने बताया था ये गोवा के पणजी में उद्घाटन किया गया है इसका। इस संग्रहालय जीएसटी से रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंट होंगे वो इसमें रखे जाएंगे। जी जी जी। हाँ हाँ। अच्छा, देखिए, हम आपसे ये कहें, बहुत एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। जो चीज़ आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखे और जो आप छू सकें वो सभी मूर्त होती हैं, ठीक? और जो केवल आप महसूस कर सकें, जैसे सपोज करते हैं आपको किसी पे बहुत गुस्सा आ रहा है, या इसका अपोजिट समझ लीजिए प्यार आ रहा है, क्या आप दिखा सकती हैं 5 किलो गुस्सा है, 10 किलो प्यार है? ये अमूर्त है। तो जो चीज़ें केवल हम महसूस कर सकते हैं और हम उन्हें न शब्दों में ठीक से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ना हम उसे दिखा सकते हैं, किसी कोई स्पर्श कर सके, तो वो सभी जो चीज़ें होती हैं वो अमूर्त कहलाती हैं। और जो प्रत्यक्ष रूप से जिन्हें हम छू सकें या जो हमें दिख सकें वो सभी मूर्त होती हैं, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, आज नहीं मैंने, हाँ, लेकिन ये है, बस चर्चा में रहता है। अच्छा अच्छा, राइट टू फॉरगेट में ये है, देखिए, ऐसे समझ करिए, जैसे किसी के बारे में कोई चीज़ गलत प्रिंट हो गई है उसमें। पहले ऐसे हमारे यहाँ बहुत बार आपको पता आता है, हमारे यहाँ जो जस्टिस या जुडिस है वो दे देते हैं ये लोग, पहले से मीडिया तय कर देती है, सोसाइटी तय कर देती है, और इसके चक्कर में बहुत से एडिटोरियल वगैरह प्रिंट हो जाते हैं। बाद में पता चले 20 साल बाद मामला कुछ और निकल कर आया। जैसे कई लोग के कई बार मामले ऐसे आए, कई लोगों पर देशद्रोह का आरोप लगा, लेकिन बाद में वो वास्तविक में देशद्रोही के आरोप में संलिप्त ही नहीं थे, इस तरीके से। तो उनके बारे में राइट टू फॉरगेट पहला एक डायमेंशन ये कहता है कि वो जो डेटा इंटरनेट पर अवेलेबल हो गया, न्यूज़पेपर में अवेलेबल हो गया, उसे एलिमिनेट कर दिया जाए, वहाँ से पूर्णतः हटा दिया जाए, वो कोई स्टोर नहीं कर सकता। या आप ऐसे सपोज करिए कि किसी का कोई भी तरीके से गलत वीडियो अपलोड हो गया है, ठीक है, जो सामाजिक रूप से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, तो ऐसी चीज़ों को एलिमिनेट करना अगर आप कानूनन कराना चाहते हैं तो वो हो जाएगा। तो इसी को राइट टू फॉरगेट कहते हैं।
मतलब क्या है कि जिसमें आप ठीक से अब काम करने लगे हैं, जिसके लिए आप दोषी नहीं हैं, या आपने पे आउट कर दिया है जो भी क्राइम आपसे हो गया था, तो वो सब चीज़ें सदा के लिए एलिमिनेट करवा देना, रिसोर्स से ही हटवा देना, ये राइट टू फॉरगेट है।